नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतर रहे हैं जो बहुत शक्तिशाली और कहना चाहिए विवादास्पद भी रहा है। हाँ। आपातकालीन प्रावधान। हम्म। ये संविधान के भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। बिल्कुल। और ये प्रावधान आप देखें तो संविधान निर्माताओं ने खास मकसद से डाले थे। मतलब देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, इनको बनाए रखने के लिए। अच्छा। सोचिए, कभी ऐसी असाधारण स्थितियां आ सकती हैं जब सामान्य संवैधानिक व्यवस्था शायद काफी न हो। हाँ, ये बात तो है। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि जैसे ही आपातकाल लगता है, देश का जो संघीय ढांचा है, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, वो बिना किसी संविधान संशोधन के ही एकात्मक बन जाता है। हाँ बिल्कुल। केंद्र एकदम से बहुत शक्तिशाली हो जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने शायद इसे भारतीय संविधान की एक अनोखी क्षमता कहा था। हाँ, उन्होंने कहा था कि ये जरूरत पड़ने पर अपना रूप बदल सकता है। सामान्य समय में संघीय रहेगा, लेकिन आपातकाल में एकात्मक हो जाएगा। और संविधान में बेसिकली 3 तरह के आपातकाल बताए गए हैं। 3 तरह के? कौन कौन से? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 में है। ये युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगता है। ठीक है। दूसरा है राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। अच्छा, प्रेसिडेंट्स रूल। हाँ, वही। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में, जब देश की आर्थिक स्थिरता ही खतरे में पड़ जाए। समझ गया। तो चलिए सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल को ही पकड़ते हैं, नेशनल इमरजेंसी। ये कब और कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, आर्टिकल 352 कहता है कि राष्ट्रपति इसे तब घोषित कर सकते हैं जब उन्हें लगे या वो संतुष्ट हों कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि खतरा असल में होने से पहले भी अगर राष्ट्रपति को ये पक्का यकीन हो जाए कि खतरा बिल्कुल इमिनेंट है, मतलब सिर पर है, तो भी घोषणा की जा सकती है। आपने सशस्त्र विद्रोह पर थोड़ा जोर दिया, ये शब्द ये हमेशा से नहीं था शायद, है ना? सही पकड़ा, बिल्कुल। पहले इसकी जगह था आंतरिक अशांति, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस। हाँ, सुना है। और ये शब्द आप देखें तो काफी अस्पष्ट था, मतलब इसकी व्याख्या कोई कैसे भी कर सकता था। और जो 1975 का विवादास्पद आपातकाल था, हाँ, वो तो बहुत चर्चित रहा। वो इसी आंतरिक अशांति के आधार पर ही लगाया गया था। तो इसके बाद जब 1978 में 44वां संशोधन आया, अच्छा, तो इस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। अब इसका मतलब साफ है कि सिर्फ अंदरूनी गड़बड़ी या विरोध प्रदर्शन के नाम पर नेशनल इमरजेंसी नहीं लग सकती, जब तक कि वो हथियारबंद विद्रोह ना हो। ये एक बड़ा बदलाव था। अच्छा, और क्या राष्ट्रपति, क्या वो अकेले ही फैसला ले सकते हैं या कोई और भी शामिल होता है? नहीं, अब अकेले नहीं। ये भी 44वें संशोधन का ही एक नतीजा है, 1975 वाले अनुभव के बाद का। अब राष्ट्रपति सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल घोषित नहीं कर सकते, उन्हें पूरे कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल से लिखित में सिफारिश चाहिए होती है। लिखित सिफारिश मतलब सिर्फ सलाह नहीं? नहीं, लिखित, रिटन रिकमेंडेशन। यस। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेफगार्ड है, ताकि इतना बड़ा फैसला सिर्फ एक व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वो ना ले सकें। कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ठीक है। और मान लीजिए घोषणा हो गई, कैबिनेट की सिफारिश भी है, लेकिन अगर किसी को लगे कि ये घोषणा सही नहीं है, गलत भावना से की गई है, तो क्या कोर्ट जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। पहले कोशिश हुई थी 38वें संशोधन 1975 से इसे न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखने की। लेकिन 44वें संशोधन 1978 ने उस प्रावधान को हटा दिया। और फिर मिनर्वा मिल्स केस आया 1980 में। हाँ, वो लैंडमार्क केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एकदम साफ कर दिया कि अगर घोषणा दुर्भावनापूर्ण है या ऐसे तथ्यों पर आधारित है जो बिल्कुल अप्रासंगिक हैं, तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। ये तो अच्छी बात है कि चेक और बैलेंस है। अच्छा, घोषणा हो गई, कैबिनेट की सिफारिश है, कोर्ट का रास्ता भी खुला है, लेकिन संसद, पार्लियामेंट का क्या रोल है इसमें? संसद का रोल बहुत ही अहम है। घोषणा जारी होने के 1 महीने के अंदर, पहले ये 2 महीने था, अब 1 महीना है। अच्छा, टाइम कम कर दिया। हाँ, 44th संशोधन से। तो 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से इसे मंजूरी मिलनी जरूरी है। दोनों सदनों से? दोनों सदनों से।
और अगर मान लीजिए लोकसभा भंग है तो जब नई लोकसभा बनेगी उसकी पहली बैठक से 30 दिन के अंदर मंजूरी चाहिए होगी, बशर्ते राज्यसभा ने तब तक पास कर दिया हो। और अगर मंजूरी मिल गई तो ये कितने समय तक चलता है? एक बार मंजूरी मिलने पर ये 6 महीने तक जारी रहता है। बस 6 महीने? हाँ, सिर्फ 6 महीने। अगर इसे आगे बढ़ाना है तो फिर से संसद के दोनों सदनों की मंजूरी लेनी होगी और ऐसा हर 6 महीने पर करके इसे अनिश्चित काल तक मतलब इनडेफिनेटली बढ़ाया जा सकता है। हर 6 महीने में मंजूरी? ये भी शायद 44th संशोधन से आया। बिल्कुल, पहले ऐसा नहीं था। पहले एक बार मंजूरी मिल गई तो बस कार्यपालिका जब तक चाहे चला सकती थी। अब ऐसा नहीं है। और एक और जरूरी बात, हाँ, मंजूरी के लिए अब विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी। पहले साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी काफी था। तो इसे पास कराना भी अब मुश्किल कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, ये सारे बदलाव इसीलिए लाए गए थे ताकि इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और वाकई जरूरत पड़ने पर ही हो। ठीक है, लगाना मुश्किल है, जारी रखना भी मुश्किल है। अब इसे हटाने का क्या तरीका है? क्या वो भी उतना ही मुश्किल है? नहीं, हटाना तुलनी रूप से आसान है। राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी एक दूसरी घोषणा करके इसे वापस ले सकते हैं और इसके लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं है। अच्छा, राष्ट्रपति खुद ही हटा सकते हैं? हाँ, और 44वें संशोधन ने एक और रास्ता दिया है जो ज्यादा लोकतांत्रिक है। अगर लोकसभा, सिर्फ लोकसभा, साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दे कि आपातकाल जारी नहीं रहना चाहिए, तो राष्ट्रपति को उसे वापस लेना ही होगा। ये लोकसभा को एक तरह की वीटो पावर देता है। ये दिलचस्प है। और ये लोकसभा ये प्रस्ताव लाएगी कैसे? इसके लिए भी प्रावधान है। अगर लोकसभा के कुल सदस्यों में से कम 1/10 सदस्य स्पीकर को, या अगर सदन नहीं चल रहा तो राष्ट्रपति को लिखित नोटिस दें, तो 14 दिन के अंदर एक विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी सिर्फ इसी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए। तो हटाने के लिए प्रक्रिया आसान रखी गई है, ये अच्छी बात है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो असल में होता क्या है? जमीन पर इसका असर क्या पड़ता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। इसका असर बहुत गहरा और व्यापक होता है। हम इसे 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहली श्रेणी है केंद्र राज्य संबंधों पर असर। केंद्र राज्य संबंध, फेडरल स्ट्रक्चर पे असर। हाँ बिल्कुल। देखिए, सामान्य समय में राज्यों की अपनी कार्यकारी और विधायी शक्तियां होती हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही सब बदल जाता है। बहुत कुछ। केंद्र की कार्यकारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को किसी भी मामले पर निर्देश दे सकती है और राज्य सरकार को वो मानना पड़ेगा। राज्य सरकारें निलंबित हो जाती हैं? नहीं, निलंबित नहीं होती, वो काम करती रहती हैं, लेकिन पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं। विधायी शक्तियों की बात करें तो संसद को राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। ओह, यानी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी संसद कानून बना सकती है? हाँ, हालांकि राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है, लेकिन अगर संसद के कानून और राज्य के कानून में कोई टकराव होता है तो संसद का कानून ही मान्य होगा। तो मतलब राज्य विधानमंडल एक तरह से गौण हो जाता है, कह सकते हैं। और वित्तीय मामलों में भी राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व का बंटवारा होता है उसे बदल सकते हैं। मतलब राज्यों को मिलने वाले पैसे को कम या रद्द भी कर सकते हैं। बाप रे। तो संक्षेप में कहें तो पूरा ढांचा एकात्मक, यूनिटरी बन जाता है। बिल्कुल। बिना संविधान संशोधन के ही भारत का संघीय ढांचा एकात्मक बन जाता है। ये पहली श्रेणी थी। ठीक है। दूसरी श्रेणी? दूसरी है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पर असर। उनके कार्यकाल पर वो कैसे? देखिए, सामान्य तौर पर लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। एक बार में 1 साल? और कितनी बार? कितनी भी बार, जब तक आपातकाल जारी है, हर साल 1-1 साल करके बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होगा, उसके बाद ये विस्तार 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। अच्छा, और राज्यों की विधानसभाओं का? उनके साथ भी संसद यही कर सकती है। उनका कार्यकाल भी एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
और तीसरी श्रेणी आपने कहा था 3 है? हाँ, तीसरी और शायद सबसे ज्यादा चर्चित और संवेदनशील श्रेणी है मौलिक अधिकारों पर असर, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, ये सबसे ज्यादा सुनने में आता है। इसके बारे में 2 मुख्य अनुच्छेद हैं, 358 और 359। ठीक है। अनुच्छेद 358 कहता है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, लेकिन सिर्फ युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर, तो अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे बोलने की आजादी, सभा करने की आजादी। हाँ बिल्कुल, वो अपने आप ऑटोमैटिकली निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए अलग से कोई आदेश निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप? हाँ, और जब तक आपातकाल जारी है, सरकार ऐसा कोई भी कानून बना सकती है या ऐसा कोई भी काम कर सकती है जो अनुच्छेद 19 के खिलाफ हो, और उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन आपने कहा सिर्फ युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर। हाँ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है, तो अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित नहीं होता। ये बदलाव भी 44वें संशोधन से आया है। अच्छा, ये हुआ अनुच्छेद 358। अब 359 क्या कहता है? अनुच्छेद 359 थोड़ा अलग है। ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो एक आदेश जारी करके कुछ खास मौलिक अधिकारों, स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पर नागरिकों के कोर्ट जाने के अधिकार को निलंबित कर दें। मतलब यहाँ अधिकार खुद निलंबित नहीं होते? नहीं, अधिकार बने रहते हैं, लेकिन अगर सरकार उनका उल्लंघन करती है, तो आप उस उल्लंघन के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपका राइट टू मूव द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट निलंबित हो जाता है। ये कौन से अधिकारों पर लागू होता है? क्या सभी पर? नहीं, सभी पर नहीं। राष्ट्रपति अपने आदेश में बताते हैं कि किन-किन मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट निलंबित किया जा रहा है। और ये निलंबन सिर्फ उन्हीं कानूनों या सरकारी कार्रवाइयों को चुनौती देने से रोकता है जो आपातकाल से संबंधित हो। लेकिन क्या इसमें भी कोई सीमा है? कोई अधिकार ऐसे हैं जिन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता? हाँ, और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 44वें संशोधन ने ये सुनिश्चित किया है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, आर्टिकल 20 और 21। हाँ, अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, और अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, इनके प्रवर्तन को राष्ट्रपति किसी भी हालत में, किसी भी आपातकाल में निलंबित नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। मतलब जीने का अधिकार और अपराध से संरक्षण हमेशा रहेगा। हमेशा। ये आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो ये तो थे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। क्या भारत ने ये सब अनुभव किया है? मतलब क्या कभी राष्ट्रीय आपातकाल लगा है हमारे देश में? हाँ, जैसा मैंने पहले कहा, 3 बार। पहला 1962 में जब चीन ने हमला किया था, ये बाहरी आक्रमण के आधार पर था। दूसरा 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ और बांग्लादेश बना, ये भी बाहरी आक्रमण के आधार पर था। ठीक है। और तीसरा 1975 में ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में। और यही सबसे ज्यादा विवादास्पद रहा है ना? हाँ बिल्कुल। पहले 2 आपातकाल के दौरान देश एकजुट था, बाहरी खतरे का सामना कर रहा था। लेकिन 1975 का आपातकाल बहुत अलग था। इस पर सत्ता के दुरुपयोग, राजनीतिक विरोधियों को दबाने और नागरिक अधिकारों के हनन के गंभीर आरोप लगे। और इसी के बाद फिर वो शाह आयोग बना था। हाँ, 1977 में जब चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। शाह आयोग ने 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच की और पाया कि इसे लगाना उचित नहीं था। ये सत्ता बचाने के लिए लगाया गया था। और उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर 44th संशोधन लाया गया। बिल्कुल। 44th संशोधन में जो ज्यादातर सुरक्षा उपाय, सेफगार्ड्स जोड़े गए, जैसे आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से बदलना, कैबिनेट की लिखित सिफारिश अनिवार्य करना, न्यायिक समीक्षा का रास्ता खोलना, अनुच्छेद 20 और 21 को सुरक्षित करना, ये सब शाह आयोग की सिफारिशों और 1975 के अनुभव का ही नतीजा थे। समझ गया। तो ये तो हुई राष्ट्रीय आपातकाल की पूरी कहानी। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, राष्ट्रपति शासन, यानी आर्टिकल 356। ये कब लगता है? देखिए, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये राज्यों से जुड़ा है। इसके लगने के 2 आधार हैं। 2 आधार सन?
पहला तो खुद अनुच्छेद 356 में दिया गया है, अगर राष्ट्रपति को या तो राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर या किसी और तरह से भी ये समाधान हो जाए, मतलब वो संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति आ गई है कि उस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रेकडाउन। हाँ बिल्कुल, संवैधानिक तंत्र की विफलता। और दूसरा आधार मिलता है अनुच्छेद 365 से। 365 वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए किसी संवैधानिक निर्देश डायरेक्शन का पालन करने में असफल रहता है या उसे प्रभावी नहीं करता, तो राष्ट्रपति के लिए ये मानना वैध होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। मतलब फिर से 356 लगाने का आधार बन जाता है। अच्छा, तो केंद्र की बात ना मानने पर भी लग सकता है? जी। इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या इसमें भी संसद की भूमिका है? हाँ, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को भी जारी होने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी लेनी होती है। 2 महीने? राष्ट्रीय आपातकाल में तो 1 महीना था। हाँ, यहाँ 2 महीने हैं। और एक और बड़ा फर्क है, यहाँ मंजूरी के लिए साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजॉरिटी ही काफी है, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिंपल मेजॉरिटी। हाँ, एक बार मंजूरी मिलने पर ये 6 महीने तक चलता है और इसे भी हर 6 महीने पर संसद की मंजूरी लेकर आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिर से लेकिन? हाँ, लेकिन यहाँ एक अधिकतम सीमा है। इसे अधिकतम 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 3 साल? राष्ट्रीय आपातकाल की तरह अनिश्चित काल तक नहीं? नहीं, सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम 3 साल। हालांकि 44वें संशोधन ने इसमें एक और पेंच डाला। वो क्या? संशोधन कहता है कि राष्ट्रपति शासन को 1 साल से ज्यादा बढ़ाने के लिए संसद तभी मंजूरी दे सकती है जब 2 शर्तें पूरी हो। 2 शर्तें? पहली, कि उस समय पूरे भारत में या उस राज्य के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 वाला लागू हो। और दूसरी, चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ये प्रमाणित करे कि उस राज्य में विधानसभा के आम चुनाव कराना फिलहाल मुश्किल है। तो 1 साल के बाद इसे जारी रखना काफी मुश्किल है। हाँ, ये प्रावधान भी इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए ही लाया गया था। ठीक है, अब ये बताइए कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो होता क्या है? ये राष्ट्रीय आपातकाल से कितना अलग है? ये राष्ट्रीय आपातकाल से काफी अलग है। देखिए, राष्ट्रपति शासन में एक राष्ट्रपति राज्य सरकार के सारे काम और शक्तियां अपने हाथ में ले लेते हैं। मतलब मुख्यमंत्री और मंत्री? हाँ, मुख्यमंत्री और उनकी पूरी मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। बर्खास्त? राष्ट्रीय आपातकाल में तो वो बने रहते थे। हाँ, यही बड़ा फर्क है। यहाँ राज्य की चुनी हुई सरकार ही खत्म कर दी जाती है। 2 राज्य का प्रशासन राज्यपाल चलाते हैं, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पे। वो इसमें राज्य के मुख्य सचिव या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकारों की मदद ले सकते हैं। अच्छा, मतलब गवर्नर रूल एक तरह से कह सकते हैं। 3 राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होता है, उसे या तो निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित? हाँ, मतलब विधायक रहते हैं पर काम नहीं करते। हाँ। या फिर उसे भंग ही कर दिया जाता है। अगर भंग कर दिया तो फिर नए चुनाव कराने पड़ेंगे। और कानून कौन बनाता है राज्य के लिए? चौथा पॉइंट यही है, राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास चली जाती है। संसद चाहे तो ये शक्ति राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी और अधिकारी को भी सौंप सकती है। राज्य का बजट भी संसद ही पास करती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में मुख्य अंतर क्या हुआ? देखिए, पहला आधार का अंतर, राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर लगता है। राष्ट्रपति शासन राज्य में संवैधानिक विफलता पर। दूसरा, प्रभाव का अंतर, राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सरकार और विधायिका काम करती रहती हैं, बस केंद्र का नियंत्रण बढ़ जाता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य सरकार बर्खास्त हो जाती है और विधायिका निलंबित या भंग। तीसरा, मौलिक अधिकारों पर असर, राष्ट्रीय आपातकाल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, खासकर 19, 20, 21। राष्ट्रपति शासन का मौलिक अधिकारों पर कोई सीधा असर नहीं होता। चौथा, अवधि, राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित काल तक चल सकता है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल। पांचवा, मंजूरी, राष्ट्रीय आपातकाल के लिए विशेष बहुमत, राष्ट्रपति शासन के लिए साधारण बहुमत। हाँ, ये काफी बड़े अंतर हैं। एक बात और, क्या हाईकोर्ट पर भी कोई असर पड़ता है? नहीं, ये महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की संवैधानिक स्थिति, शक्तियों और कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वैसे ही काम करता रहता है। सुनने में बहुत कठोर कदम लगता है, राज्य की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देना। क्या इसका इस्तेमाल संयम से हुआ है? आपने कहा था ये विवादास्पद रहा है। उफ, संयम, दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कि इसका इतिहास बिल्कुल उल्टा रहा है। ये शायद संविधान का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाने वाला प्रावधान है। सच में? हाँ, 1950 से लेकर अब तक 100 से भी ज्यादा बार, शायद 125-130 बार से भी ज्यादा इसका इस्तेमाल हो चुका है। पहली बार 1951 में पंजाब में हुआ था। और आरोप क्या लगते हैं? आरोप यही लगते हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है वो अक्सर इसका इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से करती है। मतलब अगर किसी राज्य में विपक्षी दल की सरकार है तो उसे अस्थिर करने या बर्खास्त करने के लिए मनमाने ढंग से अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा हुआ है? कई बार, जैसे 1977 में जनता पार्टी सरकार आने पर कई कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारें बर्खास्त की गईं। फिर 1980 में जब कांग्रेस वापस आई तो कई गैर कांग्रेसी सरकारें बर्खास्त हुईं। डॉक्टर अंबेडकर ने तो संविधान सभा में उम्मीद जताई थी कि ये अनुच्छेद एक मृत पत्र, डेड लेटर रहेगा, मतलब शायद ही कभी इस्तेमाल हो। लेकिन वो हुआ नहीं? बिल्कुल नहीं। ये कई राज्य सरकारों के लिए एक घातक हथियार साबित हुआ। तो क्या इस घातक हथियार के इस्तेमाल पर कोई न्यायिक रोक-टोक है? क्या अदालतें कुछ कर सकती हैं? हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। जैसा मैंने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया था, 38वें संशोधन ने इसे भी न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया था, लेकिन 44वें संशोधन ने वो रोक हटा दी। ठीक है। और फिर आया 1994 का एसआर बुम्बई बनाम भारत संघ का मामला। ये एक ऐतिहासिक केस है। एसआर बुम्बई केस, हाँ, इसका जिक्र अक्सर आता है। क्या हुआ था इसमें? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल पर बहुत स्पष्ट और कड़ी गाइडलाइंस दी। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने का राष्ट्रपति का जो समाधान है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। मतलब कोर्ट जांच कर सकता है? हाँ, कोर्ट ये देख सकता है कि राष्ट्रपति का समाधान प्रासंगिक सामग्री पर आधारित था या नहीं, या वो मनमाना, अतार्किक या दुर्भावनापूर्ण तो नहीं था। केंद्र सरकार को कोर्ट में ये साबित करना पड़ सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगाना क्यों जरूरी था। और क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही कि किसी सरकार के पास बहुमत है या नहीं, इसका फैसला सदन के पटल पर होना चाहिए, राज्यपाल के व्यक्तिपरक राय पर नहीं। फ्लो टेस्ट? हाँ, फ्लो टेस्ट। जब तक फ्लो टेस्ट न हो जाए, सिर्फ इस आधार पर सरकार बर्खास्त नहीं करनी चाहिए कि कुछ विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। राज्यपाल को पहले मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने का मौका देना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी सिद्धांत है लोकतंत्र के लिए। बिल्कुल। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ ही विधानसभा को भंग नहीं करना चाहिए, उसे पहले सिर्फ निलंबित रखना चाहिए। क्यों? ताकि अगर बाद में संसद उस घोषणा को मंजूरी न दे या कोर्ट उसे असंवैधानिक ठहरा दे तो पुरानी सरकार और विधानसभा को फिर से बहाल यानी कि रिस्टोर किया जा सके। अगर पहले ही भंग कर दिया तो ये संभव नहीं होगा। हाँ, ये तो लॉजिकल है। और कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म को संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर बताया और कहा कि अगर कोई राज्य सरकार ऐसी नीतियां अपनाती है जो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हैं तो वो भी अनुच्छेद 356 के तहत कार्यवाही का आधार बन सकता है। तो मुंबई केस ने काफी हद तक लगाम लगाई है इसके मनमाने इस्तेमाल पर। हाँ, काफी हद तक। इसके बाद से अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल थोड़ा कम हुआ है और ज्यादा सावधानी से होने लगा है। हालांकि विवाद अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, पर मुंबई जजमेंट एक बड़ा चेक जरूर है। कोर्ट ने कुछ उदाहरण भी दिए थे कि कब इसका इस्तेमाल सही है और कब गलत। अच्छा, जैसे? सही इस्तेमाल, जैसे चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा हो और कोई दल सरकार न बना पाए या सरकार सदन में बहुमत खो दे और इस्तीफा दे दे और कोई वैकल्पिक सरकार भी न बन पाए। गलत इस्तेमाल जैसे सिर्फ इसलिए लगा देना कि केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार आ गई है, या सिर्फ कुशासन या भ्रष्टाचार के आरोपों पर बिना बहुमत परीक्षण के सरकार बर्खास्त कर देना। ये गाइडलाइंस काफी मददगार हैं। चलिए अब तीसरे और आखिरी प्रकार पर आते हैं, वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। ये कब लगता है?
अनुच्छेद 360 के तहत ये तब घोषित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति संतुष्ट हों कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत की या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट खतरे में हो, क्या इसकी घोषणा पर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? हाँ, 44वें संशोधन के बाद से इसकी घोषणा भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। ठीक है, इसकी मंजूरी और अवधि क्या है? क्या ये भी राष्ट्रीय आपातकाल जैसा है? मंजूरी की माहौरी में ये राष्ट्रपति शासन जैसा है। इसे जारी होने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से मंजूरी मिलनी चाहिए। साधारण बहुमत से। हाँ, लेकिन अवधि के मामले में ये अलग है। एक बार अगर संसद ने इसे मंजूर कर दिया तो ये अनिश्चित काल तक इंडेफिनिटली जारी रहता है, जब तक कि राष्ट्रपति इसे वापस न ले लें। मतलब बार बार मंजूरी की जरूरत नहीं? नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल की तरह हर 6 महीने में मंजूरी की जरूरत नहीं होती। एक बार मंजूर हो गया तो चलता रहेगा। और उसका असर क्या होता है? क्या होता है वित्तीय आपातकाल में? असर काफी गंभीर हो सकता है। केंद्र की कार्यकारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। केंद्र राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकता है कि वो अपने खर्चे कैसे नियंत्रित करें, वित्तीय अनुशासन की क्या सिद्धांत अपनाएं। राज्यों पर कंट्रोल। हाँ, राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकते हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक उनकी यानी राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित रखे जाएं। 2 और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रपति केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के अधीन काम करने वाले किसी भी या सभी वर्गों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी कमी करने का निर्देश दे सकते हैं। किसी के भी? हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी शामिल हैं। जजों की सैलरी भी कम हो सकती है? हाँ, प्रावधान तो यही कहता है। संक्षेप में, वित्तीय मामलों में केंद्र का राज्यों पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा अधिकार है। हाँ। क्या भारत में कभी वित्तीय आपातकाल लगा है? नहीं, आज तक कभी नहीं। ये अच्छी बात है। हालांकि 1991 में एक गंभीर आर्थिक संकट आया था हमारे देश में। हाँ, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हाँ, लेकिन तब भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। तो हमने तीनों तरह के आपातकाल देख लिए। जब संविधान बन रहा था संविधान सभा में, क्या इन प्रावधानों पर बहुत बहस हुई थी? क्या तब भी लोगों को डर था इनके दुरुपयोग का? हाँ, बिल्कुल। संविधान सभा में इन पर बहुत तीखी बहस हुई थी। कुछ सदस्यों ने बहुत गहरी चिंताएं व्यक्त की थीं। जैसे H.V. कामत थे। उन्होंने इसे एक अधिनायकवादी राज्य की नींव, फाउंडेशन ऑफ अ टोटलिटेरियन स्टेट तक कह दिया था। K.T. शाह थे। उन्होंने इसे प्रतिक्रिया और प्रतिगमन का अध्याय बताया। ओह, काफी कड़े शब्द हैं। हाँ, T.T. कृष्णमाचारी को डर था कि राष्ट्रपति और कार्यपालिका मतलब सरकार इनका इस्तेमाल करके संवैधानिक तानाशाही, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप चला सकते हैं। H.N. कुंजरू थे। उन्होंने इसे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता के लिए गंभीर खतरा माना था। तो मुख्य चिंताएं क्या थीं? मतलब सार क्या था आलोचना का? मुख्य चिंताएं यही थीं कि इन प्रावधानों से देश का संघीय चरित्र, फेडरल कैरेक्टर नष्ट हो जाएगा। सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाएंगी। राष्ट्रपति एक तानाशाह बन सकते हैं। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और मौलिक अधिकार सिर्फ नाम के रह जाएंगे, अर्थहीन हो जाएंगे। ये तो काफी गंभीर चिंताएं थी, लेकिन फिर भी इन्हें संविधान में शामिल किया गया, तो इनका बचाव भी किया गया होगा। हाँ, बचाव भी जोरदार तरीके से किया गया। सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर जैसे बड़े विधिवेत्ता थे। उन्होंने इन्हें संविधान की जीवन श्वास, लाइफ ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। महावीर त्यागी थे। उन्होंने इन्हें सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व माना, जो देश को असामान्य परिस्थितियों में बिखरने से बचाएगा। और डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इनका बचाव किया। उन्होंने माना कि हाँ, इनके दुरुपयोग की आशंका है। कोई भी शक्ति जिसका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, उसका बुरा इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि इनका इस्तेमाल सिर्फ अंतिम उपाय, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर ही होगा। उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि ये प्रावधान ज्यादातर मृत पत्र, डेड लेटर्स ही बने रहेंगे और शायद ही कभी इस्तेमाल में लाए जाएंगे। हालांकि उनकी ये उम्मीद खासकर अनुच्छेद 356 के मामले में पूरी नहीं हुई। हाँ, दुर्भाग्य से। तो आज हमने भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों की एक काफी विस्तृत पड़ताल की। हमने समझा कि कैसे ये प्रावधान संविधान को एक अनोखा लचीलापन देते हैं। हाँ, जरूरत पड़ने पर संघीय से एकात्मक बनने की क्षमता। बिल्कुल। और ये देश को असाधारण परिस्थितियों से, चाहे वो बाहरी खतरा हो या अंदरूनी संवैधानिक संकट हो या फिर वित्तीय अस्थिरता हो, उनसे निपटने के लिए तैयार करते हैं। हाँ, और हमने ये भी देखा कि समय के साथ, खासकर 1975 के अनुभव के बाद,
44वें संशोधन के जरिए और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों जैसे मिनर्वा मिल्स और बोम्मई केस के माध्यम से इन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय जोड़े गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, हर एक के अपने खास आधार हैं, अपनी प्रक्रिया है और अपने प्रभाव हैं। और हमने देखा कि राष्ट्रपति शासन का इतिहास खास तौर पर विवादास्पद रहा है। हाँ, जिसने केंद्र राज्य संबंधों पर और संवैधानिक नैतिकता पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुंबई मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों ने अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल पर कुछ सीमाएं लगाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन फिर भी इन शक्तिशाली प्रावधानों का संविधान में होना हमेशा एक तनाव बनाए लगता है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता की जरूरतें और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक सिद्धांत, राज्यों की स्वायत्ता और नागरिकों के मौलिक अधिकार, ये संतुलन साधना हमेशा एक चुनौती रहेगी। बिल्कुल। और यहीं पर शायद हम आज की चर्चा को रोकते हुए एक विचार छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। इन शक्तिशाली प्रावधानों के ऐतिहासिक संदर्भ, इनके इस्तेमाल के पैटर्न और दुरुपयोग की लगातार बनी रहने वाली आशंकाओं को देखते हुए हम सब, चाहे वो नागरिक हों, राजनीतिक दल हों, अदालतें हों या दूसरी संस्थाएं, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि इनका इस्तेमाल वाकई में, हकीकत में केवल अंतिम उपाय के रूप में ही हो, जैसा कि शायद संविधान निर्माताओं का इरादा था, न कि किसी तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल।